हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि आज के दिन मार्केट का 24 जनवरी को कैसा परफॉर्मेंस रहा। स्टॉक्स ने किस तरीके से यहाँ पर अच्छा खासा अपमूव दिखाया है, कितने स्टॉक्स में यहाँ पे गिरावट देखने को मिली, तो हम सब चीज़ें जानेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। और अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ पर मार्केट में आज तेज़ी दिखाई दी है और यहाँ पे निफ्टी में हमें तकरीबन 1% की तेज़ी और सेंसेक्स में भी 1% की तेज़ी देखने को मिली है। निफ्टी में तकरीबन 215 पॉइंट की तेज़ी और सेंसेक्स में अराउंड 700 पॉइंट्स की रफ्तार हमें देखने को मिली। वहीं पर ही ब्रॉडर इंडाइसेस भी अगर देखें तो टोटल 2000 स्टॉक्स में से तकरीबन 1400 स्टॉक्स ऊपर की तरफ बंद हुए और 560 शेयर्स डाउनवर्ड्स की तरफ बंद हुए। यानी कि अच्छा खासा एडवांस डिक्लाइन रेशियो रहा और आधे से ज़्यादा जो स्टॉक्स थे वो तेज़ी की तरफ ही हमें दिखाई दिए। अगर हम यहाँ पर वोलेटिलिटी इंडेक्स विक्स की बात करें तो इसमें ये अराउंड 14.4 के आसपास बंद हुआ, जो कि कह सकते हैं कि नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो अभी भी हम यहाँ पे एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि मार्केट में इन दिनों एक वोलेटिलिटी का एनवायरनमेंट बना रहेगा। मार्केट में गैप अप और गैप डाउन जो है, अब हमें ये चीज़ यहाँ पे समझ लेना चाहिए कि अब ये चीज़ एक नॉर्मल चीज़ होने वाली है। मार्केट में अच्छी खासी तेज़ी और मार्केट में फिर सेल ऑन राइज वाला भी हमें यहाँ पर सिनेरियो देखने को मिल सकता है। अगर भारत डायनेमिक्स की बात करें तो ये स्टॉक हमें तकरीबन 1.9% ग्रो करता हुआ नजर आया, जब यहाँ पे देखने को मिला कि इसका ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट तकरीबन 61% से बढ़ा है। साथ ही रेवेन्यू भी इसका 38% से हमें बढ़ता हुआ देखने को मिला है। अगर हम यहाँ पे स्मॉल कैप इंडेक्स और मिड कैप इंडेक्स की बात करें तो इन्होंने भी काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाया है। और साथ ही यहाँ पे जो बेंचमार्क इंडेक्स है यानी कि निफ्टी इंडेक्स, इसको भी इन्होंने बीट किया है। निफ्टी मेटल और निफ्टी मीडिया आज यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हुए नजर आए और इन्होंने जो अपना इनका ट्यूसडे में जितना क्लोज किया था उससे ज़्यादा ऊपर ही बढ़ करके बंद हुए हैं। वहीं पर ही हमने देखा कि टेलीकॉम इक्विपमेंट जो सेक्टर था ये आज का टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर रहा और इसने तकरीबन 5% की यहाँ पे तेज़ी दर्ज की है। वहीं पर ही अगर हम एशियन इंडाइसेस की बात करें तो ये भी बढ़कर के बंद हुए हैं, एक्सेप्ट निक्केई 225, यानी कि जो जापान का मार्केट था वो यहाँ पे रेड में क्लोज हुआ और इसको छोड़ करके बाकी जितने भी एशियन मार्केट्स थे वो सभी ऊपर की तरफ ही बंद हुए। हाँ, अगर हम यूरोपियन मार्केट्स की बात करें तो उनके इंडाइसेस भी ऊपर की तरफ ट्रेड किए हैं। उन्होंने भी जो है यहाँ पे एक तरह से हम देख सकते हैं कि एशियन मार्केट से ही इंस्पिरेशन ली है। वहीं पर ही यूएस के इंडेक्स फ्यूचर्स भी जो है ग्रीन में ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर भी एक पॉजिटिव स्टार्ट देखने को मिल सकता है। ब्रेंट ऊल क्रूड ऑयल की अगर बात करें तो इनके फ्यूचर्स भी जो है थोड़े से ऊपर की तरफ हुए हैं, जब देखा कि ट्यूसडे को जो है मार्केट में यहाँ पर एक थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली थी, उसके बाद में जो है ये भी एक थोड़े से ग्रीन की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो क्रूड ऑयल में भी जो है अब प्रेशर से जो है थोड़ी सी स्थिति बेहतर होती हुई नजर आ रही है। अगर हम थोड़े से स्टॉक स्पेसिफिक बात कर ले तो यहाँ पे ऑरबिंदो फार्मा में हमें यहाँ पे एक लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिला है फ्यूचर सीरीज में। वहीं पर ही अगर हम मोतीलाल ओसवाल के यहाँ पर बात करें कि इसका कैसा स्टॉक परफॉर्मेंस रहा है, तो इसने अपना ऑल टाइम हाई टच किया है 1860 रुपीज़ का। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो Q3 के नेट प्रॉफिट है उसमें भी अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। तकरीबन 150% से इनका नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ा है और बढ़ करके हो गया है ये 378 करोड़, विच इज़ वेरी सिग्निफिकेंट फिगर। अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो इसमें भी अराउंड 60% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिली है। और अगर हम एक अगले स्टॉक की बात करें तो यहाँ पे कुछ स्टॉक्स थे जिनके जो अच्छा खासा परफॉर्म किए हैं और इनके रिजल्ट्स जो है अब आने ही वाले हैं, तो यहाँ पे कल इनके रिजल्ट्स आएंगे। तो ये जो स्टॉक्स हैं इनको आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, जो कि अच्छा खासा मोमेंटम कल के दिन दिखा सकते हैं। तो ये स्टॉक्स है इंटेलेक्ट डिजाइन एरिना, पंजाब नेशनल बैंक्स और केफिन टेक्नोलॉजीज। तो इन स्टॉक्स ने भी आज अच्छा परफॉर्मेंस किया और यहाँ पर इंटेलेक्ट डिजाइन एरिना में तकरीबन 7% की तेजी, पंजाब नेशनल बैंक में तकरीबन 4% की तेजी और केफिन टेक्नोलॉजीज में तकरीबन 1.3% की तेजी देखने को मिली। तो कल इनके रिजल्ट है तो डेफिनेटली इन स्टॉक्स में भी अच्छा खासा एक्शन हमें दिखाई दे सकता है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की बात करें तो ये यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आया, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा है कि इसके नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तकरीबन 9 गुना बढ़ चुके हैं, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इनके पीछे भी कुछ वजह है, जैसे कि लोअर कॉस्ट जो है रॉ मटेरियल की वो है, साथ ही साथ इन्वेंट्री और जो फाइनेंस एक्सपेंसेस है वो भी कम है। और इसी के चलते यहाँ पर रेवेन्यू में भी सुधार देखने को मिला है 2.3% से ईयर ऑन ईयर बेसिस की, क्योंकि यहाँ पर जो पेट्रोलियम सेगमेंट है वहाँ पे पेट्रोलियम सेगमेंट प्रोडक्ट्स में जो है एक हल्की सी गिरावट देखने को मिली है। अगर हम यहाँ पे बात करें कि कंपनी जो है यहाँ पर
किसी स्क्रीनर में आ रही है तो यहाँ पे ये 52 वीक्स हाई में है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, और इसमें वॉल्यूम्स भी सिग्निफिकेंट है। तो डेफिनेटली हम इस स्टॉक को भी आने वाले टाइम में थोड़ा सा ट्रेडिंग के लिए अपने रेडार पे रख सकते हैं। इंडियन ओवरसीज बैंक की बात करें तो इनके भी अच्छे रिजल्ट आए हैं। यहाँ पे नेट प्रॉफिट में 30% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इजाफा देखने को मिला है। नेट इंटरेस्ट इनकम जो है वहाँ पे भी बढ़ती हुई नजर आई है। साथ ही साथ कंपनी की एसेट क्वालिटी भी इंप्रूव हुई है। तो इंडियन ओवरसीज बैंक जो है डेफिनेटली ये भी जो है एक अच्छा स्टॉक है जो कि रेडार पे रह सकता है। और साथ ही साथ इनका जो ग्रॉस और नेट एनपीए है यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स वो भी कम होता हुआ नजर आया है। तो ये चीज़ अच्छी चीज़ रही है कि बैंक्स वगैरह के लिए जो छोटे बैंक्स है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, वो काफ़ी बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। उनके रिजल्ट्स भी काफ़ी शानदार आ रहे हैं। भारत डायनेमिक्स की हम बात कर ही चुके हैं कि भारत डायनेमिक्स का प्रॉफिट जो है यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आया है। साथ ही साथ इनके रेवेन्यू में भी अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है और एबिटा में भी अच्छा खासा सुधार देखने को मिला है। शारदा क्रॉपकेम की बात करें तो शारदा क्रॉपकेम में जो है एक यहाँ पे गिरावट दर्ज की गई है। यहाँ पे हमने देखा है कि इनका प्रॉफिट जो है 95% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लुढ़क गया है और ये लुढ़क करके आ गया है 4.6 करोड़ पे। तो ये स्टॉक में आज एक अच्छी गिरावट देखने को मिली है। तो अगर हम देख सकते हैं कुछ शॉर्ट साइड के जो ट्रेड्स हैं तो इसमें जो है ये स्टॉक जो है हम अपने रेडार पे ऐड कर सकते हैं। इनके रेवेन्यू में भी एक डिक्लाइन देखने को मिला है क्योंकि यहाँ पर इन्होंने बहुत ही पुअरली परफॉर्म किया है एग्रो केमिकल्स और नॉन एग्रो केमिकल्स सेगमेंट्स में। केआर चौक से जो है एक ब्रोकरेज फर्म है, इन्होंने मेंटेन किया है एक्यूमुलेट रेटिंग ऑन हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड और इनका जो यहाँ पे टारगेट प्राइस है ये तकरीबन 2700 रुपये निकल करके आया है। अभी भी यहाँ पर ये 11% का 12% का पोटेंशियल अपसाइड देखते हैं। ब्रोकरेज को एक्सपेक्ट है कि कंपनी यहाँ से जो भी इन्फ्लेशन अब जो है धीरे धीरे कम हो रहा है इसका एडवांटेज ले पाएगी और जो डिमांड ग्रो कर रही है उसको भी जो है अच्छे तरीके से उसके मौके को भुना पाएगी। और यहाँ पे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है ये CAGR 8% से आने वाले 2 से 3 सालों में बढ़ता हुआ हमें नजर आ सकता है। एक्साइड इंडस्ट्रीज की बात करें तो एक्साइड इंडस्ट्रीज के भी रिजल्ट्स आ गए हैं। यहाँ पे नेट प्रॉफिट में तकरीबन एक मार्जिनल सी जो है तेजी देखने को मिली है 0.8% से और ये बढ़कर के हो गया है 200 करोड़। तो प्रॉफिट अच्छा है, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी ठीक है। रेवेन्यू की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 12% से बढ़ी है और यहाँ पे इसके पीछे की बड़ी वजह रही है कि इंडस्ट्रियल सेगमेंट में कंपनी काफ़ी अच्छा कर रही है। अगर एबिटा की बात करें तो यहाँ पे एक मार्जिनल सी डिक्लाइन देखने को मिला है 40 बेसिस पॉइंट से ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, क्योंकि यहाँ पर जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है और इन्वेंट्री के जो एक्सपेंसेस है वो बढ़ते हुए नजर आए हैं। अगर हम बात करें कि यहाँ पे जो HSBC का जो PMI है तो परफॉर्मेंस मैनेजर्स इंडेक्स होता है तो ये बेसिकली यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आया है। 61 बढ़ा है जनवरी में और ये कहाँ से बढ़ा है 58 से। तो ये चीज़ बता रही है कि कंपनी में जो मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और यहाँ पर डेफिनेटली जो है बिजनेसेस जो है अच्छा खासा परफॉर्म कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सर्विसेज का जो PMI है सर्विसेज सेक्टर का वो भी जो है मैन्युफैक्चरिंग PMI की तरह ही बढ़ता हुआ नजर आया है। तो यहाँ पर इंडिया की बिजनेस ग्रोथ हमें पिछले 4 महीनों में सबसे ज़्यादा ऊंचाई के स्तर पर देखने को मिली है। अगर हम कोई लेटेस्ट IPOs की बात करें तो यहाँ पे नोवा एग्रीटेक का IPO आया है 143 करोड़ का जो ये IPO है इसके लिए अच्छी खासी बिड्स देखने को मिली है। 23 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हो गया है इसका और ये दूसरे दिन जो है इसमें अच्छी खासी बिडिंग, अच्छा खासा यहाँ पे इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। खासकर कि रिटेल इन्वेस्टर्स की तरफ से यहाँ पे 27 गुना जो है ओवर सब्सक्रिप्शन नोटिस किया गया है। तो नोवा एग्रीटेक डेफिनेटली जो है एक अच्छा खासा इंटरेस्ट क्रिएट कर रहा है इन्वेस्टर्स के बीच में। तो ये स्टॉक को हम अपने रेडार पे रख सकते हैं फॉर IPO पर्पस। अगर हम अगले IPO स्टॉक की बात करें तो ये है हमारा ईपैक ड्यूरेबल्स, जिसका जो है यहाँ पर ओवर सब्सक्रिप्शन खत्म हुआ और इसको तकरीबन 8 गुना 8.5 गुना जो है ओवर सब्सक्रिप्शन मिला है। तो 8.5 गुना ओवर सब्सक्राइब हुआ है अपने अंतिम दिन जो है इसके बिडिंग पे। वहीं पर ही अगर हम रिटेल कोटा की बात करें तो ये रिटेल कोटा तकरीबन 5 गुना जो है ओवर सब्सक्राइब हुआ है। तो इसमें भी ये ठीक ठाक सा यहाँ पे परफॉर्मेंस दिखाया है। लेकिन नोवा एग्रीटेक जो है थोड़ा सा ज़्यादा पॉपुलर है एज कम्पेयर टू ईपैक ड्यूरेबल्स। तो डेफिनेटली जो है इस IPO को एक तरह से हम कंसिडर कर सकते हैं एक बार इनकी अच्छे से स्टडी करके। NMDC की अगर बात करें तो NMDC में यहाँ पर इन्होंने अपने पर लंप ओर के प्राइसेस को बढ़ा दिया है। साथ ही साथ फाइन्स के भी जो प्राइसेस है उनको भी बढ़ाया है बाय 400 रुपीज़ पर टन और साथ ही साथ अब ये बढ़ा करके लंप ओर के प्राइस हो गए हैं 6,000 रुपये पर टन। वहीं पर ही फाइन्स के यहाँ पर प्राइस हो गया है 5,310 पर टन।
तो ये जो है कंपनी ने सेकेंड टाइम जनवरी में अपना प्राइस रिवीजन किया है और ये इफेक्टिवली भी जो है इन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया है। अगर हम सीजी पावर और इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस के सीईओ और एमडी की बात करें तो मिस्टर नटराजन श्रीनिवासन का कहना है कि वो कंपनी के रेवेन्यू को फोरकास्ट करते हैं 7,750 करोड़ बाय FY24 एंड। तो इस साल के अंत तक के वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कंपनी का रेवेन्यू एक रिकॉर्ड हाई पर होगा 7,750 करोड़ पर, और यहीं पर ही 15% मार्जिन्स भी होगा। और साथ ही उन्होंने अपना प्लान भी बताया है कि किस तरीके से वो 20% ऑफ मोटर सेल्स को यहाँ पर एक्सपोर्ट्स की तरफ डायरेक्ट करेंगे अगले 2 से 3 सालों में। तो ये स्टॉक भी जो है डेफिनेटली हम अपने रिडार पे रख सकते हैं, क्योंकि अच्छी खासी गाइडेंस आई है। मार्जिन्स अगर 15% है प्लस 20% से ऊपर की अगर रेवेन्यू ग्रोथ है FY25 में, एक अच्छा खासा रेवेन्यू का रिकॉर्ड रेवेन्यू का टारगेट है, और साथ ही साथ जो है एक्सपोर्ट्स की तरफ भी जो है खास फोकस किया जा रहा है। तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में जो है इस स्टॉक को भी हम अपने रेडार पे रख सकते हैं। इसकी तरफ से भी आने वाले टाइम में जो है अच्छा खासा हमें एक्शन नज़र आ सकता है। सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस। अगर हम नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ की बात करें तो यहाँ पर कंपनी ने 100% स्टेक कॉमिकॉन इंडिया में एक्वायर कर लिया है, और ये डील हुई है 55 करोड़ की, और ये कैश एंड शेयर की स्वैप डील है। वहीं पर ही अगर हम बात करें मैन इंडस्ट्रीज़, तो मैन इंडस्ट्रीज़ में 10% की गिरावट देखने को मिली है। अब यहाँ पे क्यों? क्योंकि यहाँ पर नेट प्रॉफिट में डिक्लाइन देखने को मिला है, तकरीबन 17% से गिर करके आ गया है ये 30 करोड़ पर। लेकिन इसके पीछे जो है कुछ वजह रही, यहाँ पे रॉ मटेरियल की कॉस्ट हाई थी, एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट जो स्कीम्स थी उसके लिए जो है ज़्यादा पैसा देखने को मिला, वहीं पर ही फाइनेंस कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा हाई रही, जिस वजह से प्रॉफिट में एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। रेवेन्यू की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ा है, लेकिन जब भी प्रॉफिट वगैरह में जो है एक गिरावट देखने को मिलती है तो ये कंपनी के लिए जो है एक छोटा सा जो है कह सकते हैं रेड फ्लैग होता है। तो यहाँ पे जो है शॉर्ट टर्म में जो है हमें कंपनी के अंदर अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। अगर हम बात करें कि सोना BLW में, तो सोना BLW के रिजल्ट्स जो है यहाँ पे ठीक ठीक देखने को मिले हैं। यहाँ पे प्रॉफिट में तकरीबन 24% की तेज़ी देखने को मिली है, और ये बढ़कर के 132 करोड़ हो गया है। वहीं पर ही रेवेन्यू यहाँ पर 13% से बढ़े हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। एबिटा मार्जिन भी अच्छे खासे 200 बेसिस पॉइंट से इंप्रूव होकर के बढ़कर के पहुंच गए 29% पर। और अगर हम कंपनी के बैटरी व्हीकल इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट की बात करें तो यहाँ से रेवेन्यू में 30% कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहा है, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 28% से बढ़ा है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही रिमार्केबल अचीवमेंट है कंपनी के द्वारा। और अगर बात करें तो कंपनी जो है एक तरह से काफ़ी ज़्यादा लो डेट में है, तो यहाँ पे अच्छी चीज़ है कि कंपनी जो है अपनी प्रॉफिटेबिलिटी पे काम कर रही है और इनका डेट भी कम है। तो डेफिनेटली ये स्टॉक जो है लॉन्ग टर्म में हम अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। मैक्स हेल्थ केयर की बात करें तो यहाँ पे मैक्स हेल्थ केयर में एक गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक बड़ी डील हुई है, एक ब्लॉक डील हुई है, जिसमें कि 0.9% अपना इक्विटी स्टेक बेचा गया है, जो कि अमाउंट था जिसका 680 करोड़ का। तो ये चीज़ है, एक बड़ी ब्लॉक डील हुई है, और इस वजह से ही जो है मैक्स हेल्थ के अंदर हमें एक गिरावट प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। रेलिगेयर एंटरप्राइजेस की बात करें तो यहाँ पे एक अच्छी तेज़ी दर्ज की गई है, जब यहाँ पे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से कंपनी को अप्रूवल मिला है फॉर दी बर्मन फैमिली को, जो कि डाबर के ओनर्स है, वो अब रेलिगेयर एंटरप्राइजेस के अंदर तकरीबन 5.3% स्टेक जो है एक्वायर करने का जो है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो है ये अप्रूवल मिल गया। तो रेलिगेयर एंटरप्राइजेस जो है इस तरीके से हमें यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आया, और आने वाले टाइम में यहाँ पे अच्छी खासी तेज़ी यहाँ पे दिखाई दे सकती है। अगर हम कर्नाटका बैंक की बात करें तो यहाँ पे कर्नाटका बैंक में जो है 5% की यहाँ पे गिरावट दर्ज की गई है, क्योंकि यहाँ पर एक गौर करने वाली बात है कि जहाँ पे हम देख रहे हैं कि कई सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो है NPAs में जो है गिरावट देखने को मिल रही है, वहीं पर ही कर्नाटका बैंक के NPA जो है बढ़ते हुए नजर आया है। इस वजह से जो है यहाँ पे एक गिरावट देखने को मिली है 5% की कंपनी के स्टॉक प्राइस में। यहाँ पे अगर हम NPA की बात करें, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी कि बैड लोन्स जो होते हैं, तो यहाँ पे 36 बेसिस पॉइंट्स की यहाँ पे बढ़त देखने को मिली है, और 3.6% हो गया है अब ये नेट NPA, इनका ग्रॉस NPA रेशियो। और नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो ये भी घट गई है। तो ये दोनों ही चीज़ें जो थी कंपनी के लिए एक तरह से एक बुरा साइन रहा, जिसकी वजह से स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। और ये अगर हम स्टॉक की बात करें तो इन्होंने अच्छा खासा यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 10% का नेट प्रॉफिट में जंप दिखाया है इस क्वार्टर में। अगर हम SVF इंडिया होल्डिंग्स केमैन की बात करें तो ये कंपनी ने 2% अपना स्टेक पेटीएम में बेच दिया है।
अब जो है इनकी होल्डिंग्स जो है घट करके हो गई है सिर्फ 5%। तो यहाँ पे जो बड़े जो निवेशक है वो यहाँ से पेटीएम में प्रॉफिट बुकिंग करके निकल रहे हैं। तो क्या होने वाला है आने वाले वक्त में पेटीएम का भविष्य, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन पेटीएम में ये चीज़ तो है कि बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है अब वो धीरे धीरे जो है यहाँ से अपना हाथ साफ करके निकल रहे हैं। इसलिए जो भी रिटेल इन्वेस्टर्स है उनको भी थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए और यहाँ पे जब भी मौका मिले तो प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए थोड़ी थोड़ी, क्योंकि पेटीएम में जो है ठीक है कि आने वाले वक्त में अच्छा कर सकता है, लेकिन जो बड़े निवेशक है जो वो धीरे धीरे जो है उनका रुझान इस स्टॉक की तरफ कम होता हुआ नजर आ रहा है। अब हीरो मोटोकॉर्प स्टॉक की बात करें तो यहाँ पे CLSA ने इसकी आउट परफॉर्म रेटिंग को बरकरार रखा है और यहाँ पे टारगेट प्राइस सेट किया है 4,964 रुपीज़, यानी कि तकरीबन 5,000 रुपये का। तो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया यहाँ पर हीरो मोटोकॉर्प स्टॉक के लिए जो है टारगेट प्राइस सेट किया गया है। इसके उन्होंने रीजंस भी यहाँ पे काउंट करवाए हैं। कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग एक बहुत बढ़िया कारण है, साथ ही साथ यहाँ पे जो मैवरिक 450 उन्होंने अपना नया मॉडल नई गाड़ी लॉन्च की है, तो इसकी वजह से जो है ये मार्केट को कैप्चर कर सकता है प्रीमियम सेगमेंट में। तो ये बड़ी चीज़ है और इस वजह से आने वाले वक्त में हमें अच्छी तेज़ी नज़र आ सकती है। मैवरिक 450 के कारण हो सकता है कि जो 250cc प्लस का जो सेगमेंट है, प्रीमियम सेगमेंट है, वहाँ पे अच्छा खासा हीरो जो है एक मार्केट शेयर कैप्चर कर सकता है। तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है। अगर हम बात करें कि NHPC स्टॉक में, तो NHPC स्टॉक में यहाँ पर प्रमोटर यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि गवर्नमेंट ने अपना तकरीबन 3.5% हिस्सा कंपनी में बेचा है ऑफर फॉर सेल के थ्रू। तो ये ऑफर फॉर सेल कुछ ही दिन पहले आया था, लेकिन इसका डिस्क्लोजर अभी हुआ है और अब जो है इनका हिस्सा घट करके रह गया है अब 67%। तो एक तरह से यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, रिटेल इन्वेस्टर्स ने पार्टिसिपेट किया है और उनका जो है यहाँ पे हिस्सा बढ़ता हुआ नजर आया है। तो NHPC डेफिनेटली जो है अच्छा खासा एक्शन दिखा सकता है आने वाले वक्त में। कंपनी जो है काफ़ी अच्छी है और हाइड्रो पावर सेक्टर से जुड़ी हुई है, काफ़ी बढ़िया रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में काम करती है, अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स लाइंड अप है, फ्यूचर बहुत स्ट्रांग नज़र आता है। तो डेफिनेटली ये स्टॉक हम अपने वॉच लिस्ट में लॉन्ग टर्म के लिए ऐड कर सकते हैं। अगर एक्सिस बैंक की बात करें तो एक्सिस बैंक में एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि ये इन्होंने एक फर्म है ब्लूमबर्ग, उनका नेट प्रॉफिट एस्टिमेट्स को तकरीबन 0.8% से यहाँ पर मिस कर दिया है। हालांकि इनका नेट प्रॉफिट बढ़ा है 3.7% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़कर के 6,000 करोड़ हो गया है। नेट इंटरेस्ट इनकम में भी बढ़त दिखाई दी है और इनकी बैंक की एसेट क्वालिटी भी इंप्रूव हुई है। साथ ही साथ नेट NPA और ग्रॉस NPA में भी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है, लेकिन ये हल्का फुल्का भी जो मिस होता है, इस वजह से जो है शॉर्ट टर्म में स्टॉक प्राइसेस में एक प्रेशर देखने को मिल जाता है और वही जो है हाल फिलहाल में एक्सिस बैंक के केस में होता हुआ नजर आया है। अगर हम REC स्टॉक की बात करें तो REC स्टॉक के भी रिजल्ट आ गए हैं। यहाँ पे अच्छी तेजी देखने को मिली। आज REC स्टॉक में तकरीबन 6 से 7% की जबरदस्त तेजी देखने को मिली। इनके यहाँ पर नेट प्रॉफिट में अच्छा खासा इजाफा देखने को मिला है। 13% से यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस में नेट प्रॉफिट बढ़े हैं, बढ़कर के 3,308 करोड़ हो गए हैं और टोटल इनकम भी जो है इनकी इंप्रूव हुई है 23% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 12,000 करोड़ तक के इनका टोटल इनकम, टोटल रेवेन्यू पहुंच गया है। अगर नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करें तो इसमें भी 16 बेसिस पॉइंट की यहाँ पे तेजी देखने को मिली है और ये बढ़कर के 3.6% पे पहुंच गया है। तो अगर हम बात करें कि कुछ ऐसे स्टॉक्स जो कि अफोर्डेबल है, हाई रिटर्न ऑन इक्विटी में है, इनकी कम PE है, तो उसमें जो है REC काफ़ी बढ़िया नज़र आता है एकदम सस्ते वैल्यूएशंस पर और बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स के साथ में जो है ये स्टॉक यहाँ पे लिस्ट में टॉप पर नज़र आता है। अगर हम L&T फाइनेंस होल्डिंग्स की बात करें तो ये स्टॉक का अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें, इनके भी नतीजे आ गए हैं। नेट प्रॉफिट में तकरीबन 50% की तेज़ी देखने को मिली है और ये बढ़कर के 635 करोड़ हो गया है। रेवेन्यू भी ठीक ठाक तरीके से बढ़े हैं, 2.2% की मार्जिनल तेज़ी देखने को मिली है। तो इसके लगातार हमें नेट प्रॉफिट जो है ग्रोथ देखने को मिली है, मार्जिन्स भी ग्रोथ देखने को मिली है। तो L&T फाइनेंस होल्डिंग भी जो है एक अच्छा शेयर है जो कि हम अपने वॉच लिस्ट में आने वाले वक्त के लिए ऐड कर सकते हैं। आज जो स्टॉक्स जिन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, एक बार नाम फटाफट से हम देख लेते हैं। लार्ज कैप और मिड कैप में थे IDBI बैंक, तकरीबन 10% की तेज़ी देखने को मिली, बढ़ करके 84 रुपीज़ पर आ गया है। GIC जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन कंपनी, तो इनका जो है
यहाँ पर 8% की तेज़ी देखने को मिली, 362 रुपीज़ पे आया। और REC जिसका हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, 7.5% की तेज़ी रही और रिकॉर्ड हाई बनाया 467 रुपीज़ का। जिन्होंने मार्केट को गिराया उनमें थे स्टॉक्स जैसे कि टाटा एलेक्सी, तकरीबन 5.25% की गिरावट, 7768 पर क्लोज हुआ। मैक्स हेल्थ केयर में 5% की गिरावट देखने को मिली, 737 पर क्लोज हुआ। और वहीं पर ही ओबेरॉय रियल्टी के अंदर हमें 4% की यहाँ पे गिरावट देखने को मिली, जो कि 1304 रुपये पर क्लोज हुआ। तो आज यहाँ पे हम देख सकते हैं कि BSE में ऐसे BSE 500 में 34 स्टॉक्स थे जो कि वॉल्यूम रॉकेट्स थे, जिनमें अच्छा खासा वॉल्यूम देखने को मिला है। और ये स्टॉक्स भी जो है आने वाले टाइम में अच्छा खासा एक्शन दिखा सकते हैं। मोतीलाल ओसवाल जो है अच्छा स्टॉक है, जिसने आज अपना 52 वीक्स हाई कह सकते हैं कि टच किया, 1712 पर क्लोज हुआ। 10% की तेज़ी देखने को मिली। KEI इंडस्ट्री में तकरीबन 10% की तेज़ी, 3314 पर क्लोज हुआ। वहीं पर ही बोरोसिल रिन्यूएबल्स में भी 7.25% की ज़बरदस्त जो है तेज़ी देखने को मिली और 608 रुपये पर क्लोज हुआ। इनमें अच्छे खासे वॉल्यूम्स थे, तो वॉल्यूम्स के साथ में तेज़ी भी रही। और जिनमें हाई वॉल्यूम्स रहे लेकिन जिनमें गिरावट देखने को मिली वहीं वो थे टाटा एलेक्सी, ओबेरॉय रियल्टी और वेल्सपन लिविंग। अगर अडानी पावर की बात करें तो इसमें अच्छा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। 519 पर ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है और इनका जो वीकली एवरेज है उससे 18 गुना ज़्यादा यहाँ पर वॉल्यूम्स दिखाई दे रहा है। तो ये स्टॉक के अंदर अच्छा खासा वॉल्यूम है, तो एक किसी भी डायरेक्शन में जो है एक अच्छा खासा यहाँ पे मोमेंटम दिखाई दे सकता है। ये स्टॉक हम अपने रेडार पे ट्रेडिंग के लिए ऐड कर सकते हैं। कार्बोरेंडम यूनिवर्सल जो है 4.5% की तेज़ी के साथ में दिखाई दिया है, 1177 पर क्लोज हुआ। और वर्धमान टेक्सटाइल्स भी अच्छे खासी तेज़ी के साथ में यहाँ पर 394 पर क्लोज हुआ है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसमें भी अच्छी खासी, इन दो काउंटर्स में भी वॉल्यूम्स हमें नज़र आ रहे हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे जो आज के हमने स्टॉक्स और जो आज का मार्केट का ओवरऑल एनालिसिस, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, मेजर जो न्यूज़ थी, सब चीज़ों को हमने कवर किया है अच्छे तरीके से। उम्मीद करते हैं कि आपको ये ओवरऑल होलिस्टिक एनालिसिस पसंद आया होगा। हम ऐसे ही वीडियोस अपने चैनल रिसर्च भाई पर ला रहे हैं, इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। एक ज़रूरी बात दोस्तों, यहाँ पे जितने भी स्टॉक्स डिस्कस किए गए ये सभी एजुकेशनल पर्पजेस के लिए, यहाँ पे हमारी तरफ से कोई भी बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है। जो भी आप स्टॉक देखते हैं करते हैं उनको आप अपनी स्टडी और अपनी रिसर्च से देखिए, समझिए, सीखिए, फिर आगे बढ़िए। उम्मीद करते हैं आपको जब वीडियो पसंद आया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अब आपसे अगले वीडियो में एक नए एनालिसिस और नई न्यूज़ एनालिसिस कवरेज के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।